अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप दुआ करें मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, हमारे लिए आसानी फरमाए। और जिन लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि जब भी आप मेरी ऑडियोज़ को सुने या मेरी अपलोड्स को सुने तो उसको लाइक कर दिया करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जो पहली स्टोरी है ये ताबिश साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 से है। ये बताते हैं कि वहाँ पे ग्राउंड मौजूद है और ग्राउंड के एक तरफ इनका घर मौजूद है और ग्राउंड के दूसरी तरफ इनके मामू का घर मौजूद है। जैसे जैसे बचपन से बड़े हो रहे थे वैसे वैसे इनकी जो मदर थी वो अक्सर किसी भी काम से, किसी भी वजह से या कोई भी चीज़ लेने या कोई भी चीज़ देने के लिए इनको इनके मामू के घर भेजा करती थी। अब ये छोटे थे, जब भी इनकी मदर कोई भी काम बोलती ये फ़ौरन से भागते हुए ग्राउंड क्रॉस करते, अपने मामू के घर चले आते, जो भी काम होता वो काम करते और वापस आ जाते। ये बताते हैं कि जो इनके मामू थे इनका जो घर था वो ग्राउंड +2 था। हालांकि मामू थे, मुमानी थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे। ये वहाँ के छोटे छोटे वाक़यात का जिक्र करते हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि एक दफ़ा रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, पूरे एरिया में लाइट गई हुई थी। इनकी मदर ने इनको खाना दिया और उनको कहा कि सामने जाओ, मामू को देखे आ जाओ। अब जब लाइट गई हुई थी तो थोड़ा सा इनको खौफ तारी था, इनको ग्राउंड से जाने में डर लग रहा था। लेकिन इनकी मदर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, तुम भी इनके साथ दरमियान में से होते हुए चले जाओ और डरने की कोई बात नहीं है। जब इनकी मदर ने इनको हौसला दिया तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं ग्राउंड से गुजरता हुआ अपने मामू के घर चला जाता हूँ। और ऐसे हुआ कि इन्होंने ग्राउंड क्रॉस किया और जैसे ही ये अपने मामू के घर के सामने आए तो इन्होंने देखा कि मामू के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। अब ये देख के ये बड़ा हैरान हुए क्योंकि अक्सर मामू इस टाइम पे घर में हुआ करते थे। नॉर्मली वो इस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकला करते थे। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ताला लगा हुआ देखा तो मैं वापस मुड़ गया और जैसे ही मैं वापस मुड़ा और ग्राउंड के अंदर एंटर हुआ तो मैंने सोचा कि मैं आगे पीछे पूछ लेता हूँ, हो सकता है मामू बराबर में या सामने वालों के घर में गए हुए हों। और जैसे ही मैं मुड़ा तो मेरी जो नज़र थी वो मामू के घर की छत पे पड़ी और जब मैंने मामू की घर की छत पे देखा तो मैंने देखा कि जो मेरे मामू हैं वो छत के ऊपर खड़े हुए हैं और मुझे देख के हाथ हिला रहे हैं। अब उनको देख के मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा, मैं वापस मुड़ा। मैंने सोचा कि हो सकता है कि मुमानी बाहर से ताला लगा के चली गई हों और मामू घर के अंदर मौजूद हों। तो मैं वापस उनके घर के सामने आ गया। लाइट गई हुई थी, हल्की हल्की रोशनी मौजूद थी और मैं अपने मामू को कहने लगा कि आप नीचे आ जाएं, मेरी अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ये बोला तो मेरे मामू बजाय इसके कि मुझे रिस्पॉन्स करते, रिप्लाई करते, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल मुझे देखते रहे। ये बताते हैं कि काफ़ी देर तक जब इनके मामू ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो उन्होंने दोबारा से कहा कि अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप नीचे आ जाएं, नीचे आके खाना ले लें। ये बताते हैं कि 2 से 3 दफ़ा मैंने उनको पुकारा, वो मुझे मुसलसल देख रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे थे। खैर अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। मैं ग्राउंड के अंदर एंटर हुआ, ग्राउंड क्रॉस करता हुआ सीधा अपनी मदर के पास चला गया। यह बताते हैं कि जब मैंने ग्राउंड क्रॉस किया, अपनी मदर के पास पहुंचा और जाके उनको मैंने सारा का सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मामू घर के ऊपर मौजूद हैं या छत के ऊपर मौजूद हैं तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें रिप्लाई ना करें या तुम्हारी बात ना सुने या तुमसे मिलने ना आए। हो सकता है कि तुम्हें वहम हो, कोई और खड़ा हुआ हो, या हो सकता है बराबर वाली छत पे देख लिया हो तुमने। खैर मेरी जो मम्मी थी या मेरी जो मदर थी वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थी। उनका ये कहना था कि मामू ऐसा नहीं कर सकते। बहरहाल मैंने अपनी मम्मी को खाना दिया। मैंने कहा कि आप जाने और आपके भाई जाने, मैं अब देने नहीं जाऊँगा। इसी तरह बताते हैं कि 3-4 दिन मज़ीद गुजर गए और 3-4 दिन बाद मेरी मदर को मसाले वगैरह पीसने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम सामने जाओ, मोमानी से मसाला पीसने वाली मशीन लेके आ जाओ। ये बताते हैं कि पहले तो मैं इग्नोर करने लगा, या मेरी कोशिश थी कि मुझे नहीं जाना पड़े। लेकिन जब मेरी मदर ने इंसिस्ट किया या ज़ोर दिया या गुस्सा करने लगी तो मजबूरन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप मोमानी को फ़ोन कर दें ताकि जब मैं वहाँ पे पहुँचूँ तो वो इसको तैयार रखें। ये जैसे ही उनके घर के बाहर पहुँचे तो गेट खुला हुआ था
और जब गेट खुला हुआ इन्होंने देखा तो इन्होंने सोचा कि मैं ऊपर चला जाता हूँ। अब ये बताते हैं कि जब मैं ऊपर गया तो जो मेरी ममानी थी वो सामने ही खड़ी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मम्मा ने आपसे मशीन मंगवाई है। तो कहने लगी हाँ उनका फ़ोन आया है, तुम एक काम करो, ऊपर जाओ, ऊपर वाले किचन में वो मशीन रखी हुई है, वो लेके आ जाओ। अब ये बताते हैं कि मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाता हूँ और लेके आ जाता हूँ। अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियाँ जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। ये बताते हैं जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गुनगुना रहा है या कोई गाना गा रहा है। बिलाखिर जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि बाकायदा कोई वॉशरूम के अंदर मौजूद है और जो भी वॉशरूम के अंदर मौजूद है वही गुनगुना रहा है या वही गाना गा रहा है। जब मैंने गौर किया तो ये जो आवाज़ थी ये किसी मर्द की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई औरत है जो वॉशरूम के अंदर मौजूद है और गाना गा रही है। अब जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरी ममानी के घर में मेरी ममानी और मामू के अलावा कोई नहीं रहा करता था। खैर मैंने जल्दी से मशीन उठाई और सीधा मैं ममानी के पास आया और उनके पास पहुंचने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या ऊपर कोई मौजूद है, कोई गेस्ट आया हुआ है। तो कहने लगी नहीं कोई गेस्ट नहीं आया। तो मैंने उनको बताया कि ऊपर जो वॉशरूम है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर मौजूद है और जो भी मौजूद है वो कोई गाना गा रहा है या गुनगुना रहा है। मेरी ये बात सुन के जो मेरी ममानी थी वो कहने लगी तुम्हारा वहम होगा, ऊपर तो कोई मौजूद नहीं है। जब उन्होंने ऐसे कहा तो मैंने भी नज़रअंदाज किया, मशीन ली और सीधा अपने घर आ गया। और जब मैं अपने घर आया तो घर आने के बाद जो मेरी मदर थी उनसे भी मैंने ये वाक़या शेयर किया। ये बताते हैं कि इसी तरह मज़ीद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते गुजर गए। मेरे जो मामू थे इनको किसी काम की वजह से इस्लामाबाद जाना पड़ा और जब वो इस्लामाबाद गए हुए थे तो जो मेरी ममानी थी वो अकेली हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने हम लोगों को कहा कि तुम लोग हमारे घर में आ जाओ, जब तक तुम्हारे मामू वापस नहीं आ जाते यहीं पे रहो, जब तुम्हारे मामू वापस आ जाएं तो भले अपने घर चले आना। अब ये सुन के जो मेरी मदर थी उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग ममानी के घर चलते हैं। मैं, मेरी मदर, मेरी बहन और मेरी एक कज़न, हम सारे के सारे लोग जो है मामू के घर में आ गए और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। अब मेरी आदत है कि मैं जब भी सोता हूँ तो मैं किसी से बेड शेयर नहीं करता और मैं कोशिश करता हूँ कि बेड के ऊपर मैं अकेले सोऊं। और ऐसे हुआ कि मामू का जो कमरा था वो खाली था, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे सो जाता हूँ और वहाँ जाके मैं लेट गया। अब जब मैं वहाँ पे जाके लेटा तो कुछ देर के अंदर अंदर मेरी आंख लग गई। ये बताते हैं कि जो मेरे मामू का कमरा है उस कमरे से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे स्टेयर्स मौजूद हैं, यानी सीढ़ियाँ मौजूद हैं। अगर कोई भी सीढ़ियों पे जाता है या आता है या वहाँ से गुजरता है तो लाजमी तौर पे मामू के कमरे में आवाज़ आती है। रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था और ये सो रहे थे। एकदम से इनको आवाज़ महसूस हुई जैसे कि कोई स्टेयर्स से उतर रहा है या कोई सीढ़ियों पे मौजूद है। अब इनके साथ पहले ही 2-3 वाक़यात हो चुके थे तो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लिहाजा इन्होंने सोचा कि गेट खोलना सही नहीं है। गेट के अंदर एक झुर्री मौजूद है, यानी एक सुराख मौजूद है। मैं वहाँ से झांक के देख लेता हूँ कि आखिर कौन है जो सीढ़ियों से गुजर रहा है या सीढ़ियों पे शोर कर रहा है। जैसे तैसे हिम्मत पैदा करके इन्होंने गेट के अंदर से झांकना शुरू किया और जब इन्होंने गेट से झांका तो इन्होंने देखा कि इनके जो मामू जो दूसरे शहर में गए हुए हैं वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जा रहे हैं। ये बताते हैं कि जब मैंने अपने मामू को नीचे जाते हुए देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरे मामू यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे मामू इस वक्त दूसरे शहर में मौजूद थे और हम लोग इनके घर में इसीलिए रुकने आए हुए थे क्योंकि मेरी ममानी अकेली हो गई थी। ये बताते हैं जैसे तैसे करके मैंने रात गुजारी और जब सुबह हुई तो मैंने अपनी मदर को, अपनी ममानी को सारा का सारा वाक़या, बल्कि जितने भी वाक़यात थे सारे के सारे वाक़यात सुनाए। और ये सारे वाक़यात सुनाने के बाद मैंने ममानी से इजाज़त चाही, उनसे माज़रत की। उनको मैंने कहा कि मैं मज़ीद यहाँ पे नहीं रुक सकता, लिहाजा मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, भले मेरी मम्मी, मेरी कज़न, मेरी बहन वगैरह यहाँ पे रुक जाएं। ये बताते हैं कि उधर से फिर मैं निकला और सीधा अपने घर आ गया और उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैं हत्तुल इम्कान अपने मामू के घर नहीं जाऊँगा। ये बताते हैं कि आज भी इनके मामू का घर वहीं पे मौजूद है, मामू मुआनी वहीं रहा करते हैं। इनके अलावा इनके गली वालों ने भी बहुत दफ़ा विटनेस किया है कि जब मामू घर में नहीं होते तो अक्सर मामू के रूप में कोई ना कोई छत पे नज़र आता है। लेकिन इनके जो मामू मुमानी हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है यह हमें सज्जाद साहब ने भेजी है और ये बताते हैं बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक सच्ची स्टोरी है और ये वाक़या इनके अपने साथ पेश आया था। ये आज जिन मुश्किलात का, जिन मसाइब का शिकार हैं या जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं,
ये बताते हैं कि ये सारी की सारी बातें उस स्टोरी से मुंसलिक हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर दिया और मेरे जो हालात थे वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होते चले गए। ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे उनकी पूरी कोशिश थी कि जितनी अच्छी तालीम और तरबियत वो अपने बच्चों को दिला सकें तो दिलाएं, और इसी वजह से इनके फादर ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह ये एक अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ जाके इंजीनियर बन जाएं, तालीम हासिल करें, ताकि इनके भी फ्यूचर में आसानी हो सके और इनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बुढ़ापे में आसानी हो सके। इनके फादर ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और इन्होंने भी मेहनत की और बिलाखिर इनका जो एडमिशन था वो NED यूनिवर्सिटी में हो गया। ये बताते हैं कि NED यूनिवर्सिटी में जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारे हालात थे वो बेहतर से बेहतर होते चले आ रहे थे और मुझे अच्छी अच्छी ट्यूशन्स मिल रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मेरी जो ज़िंदगी है वो अब तब्दील होने जा रही है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं वो सब ख़त्म होने वाली हैं और अब हम लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं। बहरहाल ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई और जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो मुझे पता था कि मेरे फादर ने किस तरह मेरी फ़ीस दी है, किस तरह अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ दाव पे लगा के मुझे पढ़ाया है। लिहाजा जैसे ही मैं इंजीनियर बना मैंने कोशिश शुरू कर दी कि किसी अच्छी फर्म में, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी अच्छे कंस्ट्रक्शन इदारे में मेरी जॉब लग जाए। और ऐसे ही हुआ कि काफ़ी जिद्दोजहद के बाद मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट ऑफ़र हुई। और जैसे ही मुझे ऑफ़र हुई मैंने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और ज्वाइन करो। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने वो कंपनी ज्वाइन की तो ऐसा लगने लगा कि मेरी दुनिया बदल चुकी है। मुझे गाड़ी मिल चुकी थी, मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, मेरी ट्रैवलिंग फ्री थी, मेरा मेडिकल फ्री था। सारी वो सहूलियात जो बुनियादी हुआ करती हैं सब कंपनी ने मुझे प्रोवाइड की हुई थी। आप ये समझ लें कि एक आइडियल जॉब थी और ऐसी जॉब के लिए आम तौर पे लोग दुआएं किया करते हैं। शुरू में क्योंकि मैं जूनियर था तो मेरे साथ 2-3 सीनियर्स को लगाया गया और जो भी कंपनी की नेचर ऑफ वर्क थी वो मुझे समझाई गई। मुझे बताया गया कि हमारी कंपनी जो है इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हमें काम करना होता है। जो भी कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती हैं या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक हमें घर की, मकान की या फ्लैट्स की, गर्ल्स की पूरी सोसाइटीज़ की तामीर करनी होती है। मैं बहुत खुश था। मेरे जो सीनियर थे मुझे हमेशा गाइड किया करते थे और ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे टाइम गुजरा, 1-1.5 साल गुजरा, मैं सारा का सारा काम सीख चुका था। अब मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन से काम कर रहा था। मेरे जो उस्ताद थे या जो मेरे सेठ थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो कहते थे कि तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे जाओगे। ऐसे ही हुआ कि दिन ब दिन मैं काम करता रहा और देखते ही देखते 2 से 3 साल के अंदर अंदर मेरे पास दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद थीं जिनके बारे में लोग अमूमन ख्वाब देखा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अपने माँ बाप को बोलता था कि ये आपकी दुआओं का नतीजा है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि मैं इस मकाम पे मौजूद हूँ। ये बताते हैं इसी तरह जब मैं सीनियर होता चला गया तो मेरे जो चीफ थे या जो मेरे मालिक थे वो मुझे गाइड करते चले गए और बहुत सारे प्रोजेक्ट अब मैं अकेला देखने लगा। इसी तरह ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट आया और वो जो प्रोजेक्ट था मेरे मालिक ने मुझसे जो सीनियर थे उनको असाइन किया। उनको कहा गया कि ये प्रोजेक्ट आपने 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ये बताते हैं कि जब उनको ये काम दिया गया तो उन्होंने भी इस पे काम करना शुरू किया क्योंकि वो भी चाहते थे कि मालिक की नज़रों में बहुत अच्छे रहें, जैसे मालिक चाहता है वैसे काम करें। ये बताते हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा था कि एकदम से खबर आई कि वो जो मेरे सीनियर हैं जिनको ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया था उन्होंने अपना रिज़ाइन भेज दिया है। अब ये जो खबर थी ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। हम सारे के सारे लोग परेशान थे क्योंकि कोई भी इस कंपनी से जाने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। खैर बहरहाल जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, मालूमात इकट्ठी की तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि बस मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूँ, मुझे इस कंपनी में ही काम नहीं करना। उनसे बारहा पूछा गया कि कोई ऐसी बात बता दें, कोई गलती बता दें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को खैरबाद कह रहा हूँ और प्लीज़ मुझसे रब्ता ना रखें। अब ये जो कुछ हुआ था बड़ा स्ट्रेंज था, हिला देने वाला था, क्योंकि कोई एक एम्प्लॉय भी इस कंपनी को खुद से नहीं छोड़ना चाहता था। ये बताते हैं कि उसके बाद जो एक और मेरे सीनियर थे उनको वो प्रोजेक्ट दिया गया और जब उनको वो प्रोजेक्ट दिया गया उनको भी ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने इसकी तामीर करनी है। बेसिकली ये जो एक प्रोजेक्ट था ये एक बहुत बड़े सरकारी अफसर का प्रोजेक्ट था। उसका जो घर था या उसका जो एरिया था उसकी तामीर करनी थी और जैसे वो चाहता था वैसे तामीर करनी थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहता है वैसे हो जाएगा, लेकिन जब मेरे दूसरे सीनियर वहाँ पे गए उन्होंने भी कोशिशें शुरू की तो बिलाखिर उन्होंने भी एक दिन रिज़ाइन भेज दिया। अब जब उनका रिज़ाइन आया तो मैं भी और सारे लोग परेशान थे
कि पहले एक शख्स गया, उसने रिज़ाइन किया, वजह नहीं बताई। अब दूसरा शख्स जा रहा है, वो भी रिज़ाइन कर रहा है, वजह नहीं बता रहा। और दोनों लोगों ने एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश की है, और जब ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाए या नहीं हो सका तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, माफ़ी मांग ली। अब ये बताते हैं कि मेरी सलाहियतों का इम्तिहान था। मेरे जो बॉस थे, उनकी आखिरी उम्मीद मैं था। उनको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि अब ये जो प्रोजेक्ट रह गया है ये तुम्हें कंप्लीट करना है। ये बताते हैं कि पहले मैं वहाँ पे गया, पूरी साइट मैंने देखी, उसका मुआयना किया। बेसिकली वो जो एरिया था वो 2 तलवार के करीब का कोई एरिया था, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी साइट थी जो खाली थी। वहाँ पे एक बहुत बड़े सरकारी अफसर की जो जगह थी, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक तामीर करनी थी। उसके लिए एक बहुत बड़ा सा बंगला बनाना था, और जैसे वो चाहता था वैसे वैसे करना था। अब ये बताते कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैं बहुत प्रोफेशनली काम कर रहा था। मेरी पूरी कोशिश थी कि जो 2 सीनियर्स मुझसे पहले नहीं कर सके, इसको मैं करके दिखाऊंगा, ताकि मैं आगे और प्रमोट हूँ, मुझे और तरक्की मिले, मैं और कामयाब हूँ। ये बताते कि जब वहाँ जाके मैंने मज़दूरों से काम शुरू करवाया तो एक एक करके 2 मज़दूरों की मौत हो गई, और दोनों की जो मौत हुई थी वो इतनी अनएक्सप्लेनेबल थी, समझ से बाहर थी कि उसका कोई सर पैर नहीं था। ये बताते हैं कि जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वहाँ पे एक दरख्त मौजूद है, और ये दोनों मजदूर जो हैं उस दरख्त को काटने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उनकी डेथ हुई है। अब ये जो हमने सुना था ये बड़ा शॉकिंग था, डरा देने वाला था। और मेरे जो बॉस थे, अब उन्होंने मुझसे कहा था कि ये दरख्त तुम्हें कटवाना है, और जैसे वो साहब चाहते हैं वैसे तामीर करनी है। ये बताते हैं कि दरख्त काटने से एक दिन पहले, यानी जैसे मुझे कल दरख्त काटना है, एक दिन पहले जब मैं घर आया, खाना खाने के बाद जब मैं सो गया, तो मैंने ख्वाब में देखा। मैंने देखा कि एक औरत है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, बहुत ही खौफनाक शक्ल है, और उसकी आंखें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आंखें नहीं हैं, कोई अंगारे मौजूद हैं। वो उस दरख्त के पास खड़ी हुई है और वो मुझे गुस्से से देख रही है। अब मैं ख्वाब के अंदर ही उस दरख्त को काटने के लिए आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो जो औरत है वो मुझे कहती है कि आगे नहीं बढ़ना, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे बाप की जान ले लूँगी। और अगले ही लम्हे मैं देखता हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो उसके आगे लेटे हुए हैं। उस औरत के हाथ में एक छुरी है जो उन्होंने मेरे फादर के गले पर रखी हुई है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने ख्वाब देखा वैसे ही मेरी आँख खुल गई, और जैसे ही मेरी आँख खुली मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो मेरे लिए सब कुछ थे, मेरी दुनिया थे, मेरी कायनात थे। लिहाजा जो भी मैंने ख्वाब देखा था ये पूरा का पूरा ख्वाब मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, और उनको बताया कि आज मुझे जाके उस दरख्त की कटिंग करनी है। आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और मुझसे पहले 2 लोग रिज़ाइन कर चुके हैं और 2 मज़दूरों की डेथ हो चुकी है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे वो कहने लगे कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ो, जो भी तुम्हें दुआएं आती हैं वो पढ़ो, और जो तुम्हारा काम है उसको कंप्लीट करो, और किसी भी ख्वाब की वजह से जो तुम्हारी मंजिल है उससे दूर ना हो। ये बताते हैं कि इनके फादर ने जो इनको हौसला दिया था वो बहुत बड़ी उम्मीद था, लिहाजा इन्होंने सोचा कि आज मैं जाऊँगा, उस दरख्त को काटूँगा, लेकिन पहले आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लूँगा ताकि मुझे कोई नुकसान ना हो। ये बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया और दरख्त को मैंने कटवाना शुरू किया, तो जैसे ही मज़दूर ने दरख्त के ऊपर आरी रखी तो वैसे ही मेरे घर से फ़ोन आया, और जब मैंने घर से जो फ़ोन आया था उसको पिक किया तो मुझे पता चला कि मेरे फादर को सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। जो भी मेरा काम था, जो भी मैं वहाँ पे काम कर रहा था, उसको मैंने वहीं पे छोड़ा, वहाँ से भागा और फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचा। ये बताते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो मुझे पता चला कि मेरे हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। अब ये जो ख़बर थी ये मुझ पर बिजली बन के गिरी। मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मेरी जो कायनात थी वो मेरा बाप था, मेरी कायनात मुझसे दूर हो चुकी थी। मेरी जो मदर थी वो भी शदीद गम का शिकार थी, और 3 दिन के अंदर अंदर मेरी जो मदर थी वो भी इस गम को नहीं सह पाई, उनकी भी डेथ हो गई। और जब मेरे मदर फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद मैंने भी तौबा कर ली कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं ना कंप्लीट करूँगा, ना दरख्त को कटवाऊँगा, ना इसके किसी भी हिस्से में या किसी भी काम में शामिल होऊंगा। ये बताते हैं कि उसके बाद मैंने भी अपने बॉस को रिज़ाइन भेज दिया, और मैंने कहा कि मैं माजरत करता हूँ, अब मैं भी आपकी कंपनी का हिस्सा या पार्ट नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दें। ये बताते हैं कि इस बात को काफ़ी अर्सा हो चुका है, और उसके बाद से ना मुझे वैसी जॉब मिली, ना किसी ने मुझे इस तरह के पर्क्स दिए जैसे मेरे बॉस ने या मेरे सेठ ने मुझे दिए थे। और मैं आज भी परेशान हूँ। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात मेरे साथ होते रहते हैं। मेरी शादी की काफ़ी दफ़ा कोशिश की गई, मेरी शादी भी नहीं हो सकी। मेरे वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। समझ लें कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने आज शेयर की हैं ये सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर ये आपको स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो,
और अल्लाह ताला हमें ऐसी मखलूक़ात, ऐसे शयातीन से, हर बला से बचाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।